सीताराम हनुमान। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बेसिक्स ऐप पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्म की और प्लैनेट्स के रूल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसा हम सब जानते हैं, कर्म या एक्शंस हमारी लाइफ को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, बट उन कर्मों को हम कैसे बदलें, किस दिशा में मोड़ें जिससे हमारी लाइफ और अच्छी हो जाए, ये बताती है हमारी कुंडली में मौजूद ग्रह। एक जनरल बात है जो हम सब जानते हैं कि हम कहाँ जन्म ले रहे हैं, किस परिवार में जन्म ले रहे हैं या हमारी मृत्यु कब होगी, ये हमारे हाथों में नहीं है और ये चीज़ें फिक्स होती हैं लाइफ में। हमारे हाथों में होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो सफर है, उसमें किए हुए कर्म। वो कर्म ही डिसाइड करते हैं कि हम इस लाइफ में किन ऊंचाइयों तक जाएंगे, क्या क्या हासिल कर सकते हैं। और वो कर्म गाइड होते हैं हमारे प्लैनेटरी पोजीशंस पे, जो हमारी कुंडली में हमारे जन्म के समय हमें मिलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कर्म के बारे में जान लेते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला कर्म होता है संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियमान कर्म। संचित कर्म वो कर्म है जो हमने पिछले जन्म में किए हमारे कर्मों को एज अ बैगेज इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड किया है। इस जन्म में जिन चीज़ों को हम अपने साथ लेके आए हैं हमारे जन्म के समय, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। ये वो बैगेज है जो हम पिछली लाइफ से लेके आते हैं। जैसे जन्म के समय हमारी कुंडली में प्लैनेट्स किसी न किसी पोजीशन पे, किसी न किसी हाउस में, किसी न किसी स्थिति में बैठे हुए हैं। ये फिक्स होता है हमारे पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार। ये संचित कर्म है कि हमें इस जन्म में इन कर्मों का फल मिलना है। हो सकता है कि ना मिले, हो सकता है कि मिले। संचित कर्म हमारे पास एक स्टोर में रखे हुए हैं। इन संचित कर्मों का कुछ हिस्सा, जिन्हें हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, ये वो कर्म है जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना ही भोगना है। संचित कर्म वो कर्म हो गए जो हमें पिछले जन्म में एज अ बैगेज मिले। उन्हें हमें भोगना है या नहीं भोगना है, ये फिक्स नहीं होता है। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का वो हिस्सा है जो हमें भोगना ही भोगना है। जैसे जन्म के समय हमारे माँ बाप कौन होंगे, तो संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म में डिफरेंस। सबसे पहले, प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का एक हिस्सा है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म हम भोगते ही भोगते हैं। संचित कर्म जरूरी नहीं हम इस जीवन में भोगे ही भोगे। फिर तीसरा आता है क्रियमान कर्म। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य कर्म है। क्यों? क्योंकि क्रियमान कर्म हमारा भविष्य, जिसके बारे में हम हरदम चिंता करते हैं, सोचते हैं, वो डिसाइड होता है। क्रियमान कर्म से हमारा अगले जन्म का संचित कर्म इफेक्ट होता है, इस जन्म का भविष्य इफेक्ट होता है। और क्रियमान कर्म किससे इफेक्ट होता है? हमारे कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति के ऊपर। हमारी कुंडली में ग्रह जिस स्थिति में होंगे, उस स्थिति के अनुसार हमारे कर्म होते हैं।
अब हमारे कर्म, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जन्म के समय हमारी कुंडली में ग्रह किसी न किसी स्थिति में किसी न किसी हाउस में बैठे होंगे। उस हिसाब से हम अपने जन्म में कर्म करेंगे। तो प्लैनेट्स हमारे कर्मों को गाइड करते हैं। प्लैनेट्स हमारे कर्मों को एक रोड मैप देते हैं कि आपको इस रास्ते जाना है। अब हमें डिसाइड करना है कि उस रास्ते पे हम कैसे कर्म करें कि हमारा भविष्य अच्छा हो। जैसे अगर हम एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं तो हमारा जो सैटर्न है वो ठीक रहता है। अगर हम अपने माँ बाप की, अपने पिताजी की इज्जत करते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमारा सूर्य ठीक रहता है। माता की हम अगर अपनी सेवा करते हैं तो हमारा मून ठीक रहता है। तो इसी प्रकार से सारे ग्रहों ने हमें एक रोड मैप दे रखा है कि हमें इस रास्ते जाना चाहिए। जाना नहीं जाना हमारे हाथ में, वो कर्म सही करना गलत करना हमारे हाथ में। जैसे प्लैनेट्स की क्वालिटीज होती हैं, सूर्य हमारे सोल को डिनोट करता है, चंद्र हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है, मार्स हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, मरकरी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, जुपिटर विजडम को, वीनस हमारी डिजायर्स को, सैटर्न रिनंसिएशन को। ये इनकी एनर्जीज हैं एक तरीके से। ये हमारे कुंडली में जिस जगह पर बैठा है वहां से इन चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम एक्ट इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर चंद्र हमारा मजबूत है तो हम एक इमोशनली स्टेबल पर्सन बनेंगे। चंद्र हमारा खराब है तो हम इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाएंगे। अगर हमारा जुपिटर अच्छा है तो हम पढ़ने में अच्छे होंगे। जुपिटर अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि हम जो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं वो ना पूरी हो सके। तो ये कुछ आपके सामने उनके इन्फ्लुएंस है। फिर बात करते हैं पेरेंट्स के रोल्स की। कुंडली में ग्रहों के 4 मेजर रोल्स हैं। 4 मेजर रोल्स हैं, ये हमें ध्यान रखना है। कुंडली में ग्रह जहां भी होगा वो अपनी एनर्जी वहां से अपने जातक को देगा। जिस स्थिति में होगा उस स्थिति में वो एनर्जी देगा। जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि चंद्र मजबूत है तो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। कमजोर है तो आप इमोशनली वल्नरेबल रहेंगे। दूसरा होता है प्लैनेट हमारे कुंडली में किस घर को रूल कर रहा है। वो बैठा कहीं पे भी हो, लेकिन हर कुंडली में हर प्लैनेट किसी न किसी घर को रूल करता है, उसे इफेक्ट करता है। उसे उसी के अकॉर्डिंग जो जातक होगा इफेक्ट होगा। फिर आता है तीसरा कारक। जैसे सूर्य का कारक हमारे फादर हो गए, मून का कारक हमारे मदर हो गई, वैसे ही प्लैनेट्स का कारक होता है जो हमें जीवन में
हमारी कुंडली में क्या प्लेसमेंट के अनुसार इफेक्ट करता है। चौथा आ गया दशा। हर ग्रह की अपनी अपनी दशा होती है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सूर्य की 6 साल की, चंद्र की 10 साल की, लाइकवाइज। तो इन चारों चीजों को मिला के प्लैनेट की एनर्जी, प्लैनेट का रूलर कौन है, हाउस का रूलर कौन है, प्लैनेट से कारक क्या है, प्लैनेट की दशा कहाँ है, ये 4 मेजर रोल हैं जो एक कुंडली में प्लैनेट्स के पास होते हैं, जो मेजरली इन्फ्लुएंस होता है प्लैनेट की वजह से कुंडली और जातक। हम बात करते हैं प्लैनेट के बिहेवियर के बारे में। जैसे हम आमतौर पे हम जो इंसान हैं वो अपने अगर दोस्तों के बीच में रहते हैं तो कंपैटिबल रहते हैं। अगर दोस्तों के साथ तो हम अच्छा बिहेव करते हैं, और उन लोग के साथ अगर रहते हैं जिनके साथ हम कंपैटिबल नहीं है तो हमारा प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। लाइकवाइज प्लैनेट्स के साथ भी सेम चीज़ है कि प्लैनेट्स अगर अपने कंपैटिबल प्लैनेट्स के साथ रहते हैं तब उनका रिजल्ट अच्छा आता है। जब वो उन ग्रहों के साथ रहते हैं जहाँ वो कंपैटिबल नहीं है तो रिजल्ट्स अच्छे उतने नहीं आते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है। इसमें एक और कंडीशन आती है कि उन ग्रहों की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ कहाँ पे है। तो चलिए इसे थोड़ा और ध्यान से पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक तो नेचुरल रिलेशनशिप हो गया जो हर प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट के साथ होता है। एक हो गया टेम्पररी रिलेशनशिप। ये रूल याद रखिएगा, प्लैनेट अगर अपने दूसरे, तीसरे, चौथे, 11वें और 12वें अपने जिस घर में कुंडली में जो प्लैनेट है, सपोज करिए सूर्य पहले घर में है तो दूसरे, तीसरे, चौथे, 11वें और 12वें घर में जो भी प्लैनेट होगा वो उसका मित्र हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वो नेचुरली उसका मित्र हो, बट उस कुंडली में उस जातक के लिए वो उसका मित्र हो जाएगा। जैसे अगर सूर्य पहले घर में है और दूसरे घर में शुक्र है तो नेचुरली तो ये दोनों एनिमी हो गए, बट उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए वो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, उनकी एनिमिटी खत्म हो जाएगी। रिलेशनशिप जो होगा वो नेचुरल ना होगा, टेम्पररी उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए न्यूट्रल रिलेशनशिप हो जाएगा। तो शुक्र का असर, सन का असर उस पर्टिकुलर जातक के लिए अलग होगा एज कंपेयर टू दूसरे लोगों के लिए। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये जरूर याद रखना है। कुंडली के जिस घर में जो प्लैनेट है उससे दूसरे, तीसरे, चौथे और 11वें और 12वें, अगर कोई प्लैनेट चौथे घर में है तो चौथे से दूसरा, तीसरा, चौथा, 11वां और 12वां। सामने स्क्रीन पे है आपके उनका जो नेचुरल और टेम्पररी रिलेशनशिप, उससे जो रिजल्टेंट कंपाउंड रिलेशनशिप आता है। नेचुरल फ्रेंड है, टेम्पररी फ्रेंड है तो ग्रेट फ्रेंडशिप हो जाएगी। नेचुरली न्यूट्रल है, फ्रेंडशिप है टेम्पररी तो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप रहेगा। लाइकवाइज स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो उनका जनरल रिलेशनशिप रहेगा। अब बात करते हैं प्लैनेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इन स्थिति में होता है। इन स्थिति में वो अपने मूल त्रिकोण में होता है
अगर कोई भी ग्रह उच्च का है तो वो 100% रिजल्ट देगा। अगर वो अपने मूल त्रिकोण में है तो 75 to 80% रिजल्ट देगा। फिर बात आती है नेचुरली बेनिफिक और नेचुरली मेलेफिक पॉइंट्स की। ये लिस्ट आपके स्क्रीन पे है। जैसे कि नेचुरल फ्रेंडशिप और टेम्परेरी फ्रेंडशिप होती है, वैसे ही नेचुरल बेनिफिक होते हैं और फंक्शनल बेनिफिक होते हैं। तो अगर प्लैनेट्स अपने ट्राइन में है, ट्राइन मतलब 1, 5 और 9, पहले 5वें और 9वें घर के जो प्लैनेट्स हैं वो हरदम बेनिफिक रहेंगे। पहले 5वें 9वें घर के जो प्लैनेट्स हैं वो हरदम बेनिफिक रहेंगे। सेकंड पॉइंट बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जो केंद्र के ग्रह हैं, केंद्र के ग्रह मतलब चौथे, 7वें और 10वें। चौथे, 7वें, 10वें घर में जो भी ग्रह होगा, अगर वो नेचुरली मेलेफिक है तो वो अच्छा बिहेव करेगा, और अगर नेचुरली बेनिफिक है तो वो मेलेफिक बिहेव करने लगेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, चौथे, 7वें, 10वें घर में बेनिफिक प्लैनेट्स मेलेफिक बिहेव करते हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स बेनिफिक बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों है ये हम आगे चल के नीच राजभंग योग में पढ़ेंगे, ये फिलहाल हमें याद रखना है। और उसके बाद तीसरा, छठा, 11 ये मेलेफिक रूलर होते हैं, और दूसरे 8वें 12वें के फंक्शनली न्यूट्रल रिलेशनशिप होता है। फिर आती है डायरेक्शन स्ट्रेंथ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सूर्य 10वें घर में साउथ में, मून 4थे घर में नॉर्थ में, मार्स 10वें घर में साउथ में लाइकवाइज। और ये एस्पेक्ट से सारे प्लैनेट्स की 7वीं वो दृष्टि होती है। जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु की दो अलग अलग दृष्टियां, स्पेशल दृष्टियां और होती है, जैसे जुपिटर की 5वीं 9वीं, सैटर्न की 3री 10वीं, राहु और केतु की 5वीं और 9वीं। तो ये 4 चीजें क्या क्या, पहला उनकी रिलेशनशिप कैसी है, दोस्ती है कि एनिमिटी है कि न्यूट्रल है, वो अपने मूल त्रिकोण में है या नहीं है, उच्च के हैं कि नहीं है, अपने डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वाले हाउस में है कि नहीं है, और कहाँ उनका एस्पेक्ट पड़ रहा है। ये 4-5 चीजें हमें हरदम किसी भी कुंडली में किसी भी ग्रह को देखते ही समझ जानी है। इसीलिए चीजें आपको याद होनी चाहिए कि ये हम किसी ग्रह को देखें तो हमारे सामने दिमाग में तुरंत ही 5 चीजें फटाफट रिफ्लेक्ट हो जाए कि क्या अपने बुद्धिकोण में है, क्या ये उच्च का है, क्या दिग्बाला है, इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, कि और ये दोस्तों के साथ है कि नहीं है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्लैनेट्स कहाँ हैं, कैसे हैं, किसके साथ हैं और किधर देख रहे हैं। ये 4 चीजें हमें जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो प्लैनेट बिहेव करेगा उस कुंडली में। अगर उच्च का है तो 100% रिजल्ट देगा, नीच का है तो 0% रिजल्ट देगा। मूल त्रिकोण में है तो 80% रिजल्ट देगा। अपने मित्र राशि के साथ है तो 100% रिजल्ट देगा। अपने दुश्मन राशि के हिसाब से है तो टेम्परेरी अपना जो रिलेशनशिप बना रहा है उसके साथ देगा, या फिर अगर एनिमिटी पूरी तरीके से है कंपाउंड रिलेशनशिप में तो 100% नेगेटिव रिजल्ट देगा। अलग अलग लेवल हो जाएंगे उसके, उस हिसाब से हमारे कर्म इफेक्ट होंगे।
हमारा ज्योतिष अपने जातकों को क्या बताते हैं कि आप ये पूजा करिए, ये मंत्र करिए, ये रत्न धारण करिए, कुछ ना कुछ करने को कहते हैं। कोई भी ज्योतिष अपने जातक को ये नहीं कहता कि बैठिए आपका जीवन सुखी में रहेगा। उसे कुछ ना कुछ करने को कहता है, कुछ ना कुछ उपाय बताता है, इसलिए क्योंकि वो क्रियमान कर्म होते हैं जो हमारे प्लैनेट्स को इफेक्ट करते हैं। और प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट देते हैं या बुरे प्लैनेट्स अपने बुरे रिजल्ट्स की वो कह सकते हैं कि जो वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे उनका हद थोड़ी सी कम हो जाएगी। वो असर तो जरूर दिखाएंगे लेकिन उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो होल सोल हमें प्लैनेट की स्थिति को जानना है कुंडली में, और जातक के क्रियमान कर्म को भी समझना है। हमें ये देखना है कि जातक का क्रियमान कर्म कैसा है, वो क्या चाहता है। कि वो चाहता है अब बैठे बैठे अमीर होना संभव नहीं है, उसे कर्म करना पड़ेगा। आपके पास हो सकता है कि लोग ऐसे हैं कि पंडित जी, गुरु जी बताइए मेरी नौकरी कब लगेगी। आपने देखा कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस महीने में या इस वर्ष में लगेगी, और क्या वो नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्या वो पढ़ाई कर रहा है। या उसकी पंडित जी मेरी शादी कब होगी, बट क्या वो शादी लायक व्यक्ति है, एक अच्छा इंसान है। तो ये सब क्रियमान कर्म है। ये सब अब धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं ज्योतिष में तो हमें समझ में आती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि प्लैनेट्स हमारे कर्म को गाइड कर रहे हैं, उनको हम समझेंगे तो हम अपनी लाइफ की जर्नी को शेप कर सकते हैं। इसलिए हमें क्रियमान कर्म को फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है। इसी के साथ आज की ये वीडियो में यहीं तक थी। अभी तक हमने पिछली वीडियो और इस वीडियो को मिला के वो चीज़ें जानी है जो चीज़ें एज एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी एंथुसियास्ट हमें याद होनी चाहिए। अब अगले वीडियो से हम ग्रहों के और कुंडली में हाउसेस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ये अभी तक का वो हिस्सा था जो हमें याद होना चाहिए, आगे हमें समझना होगा। जैसे ए फॉर एप्पल हमें याद होना चाहिए, बट जब एरोडायनेमिक्स की बात आती है तो एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें समझनी होती हैं। हर किसी का अलग अलग समझने का नजरिया होता है, और जो बेस होगा वो याद होगा, और ऊपरी चीज़ें हमें समझनी होती है। तो खैर वो अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।